जब भी कोई व्यक्ति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एट्रोसिटी होने लगता है तो उन्हें तुरंत घटना संबंधित विषय पर एफआर दे देना चाहिए। किसको एफआर दिया जाता है? इस अधिनियम के तहत जब आपको अपराध होता है, तो आपको अत्याचार होता है या आपका ऊपर कोई भी एट्रोसिटी होता है, तो ये सूचना कार्रवाई करने के हेतु संबंधित थाने जो उनका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। इनको प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। इस रिपोर्ट की तहरीर रिपोर्ट भी कहते हैं। जब भी आप एफआईआर दे देते हैं, एफआईआर देने के बाद उनका फोटो प्रति और एक फोटो कॉपी प्राप्त करना या रसीद प्राप्त करना चाहिए। जब थानेदार आपको फोटो कॉपी नहीं दे रहा है या रसीद नहीं दे रहा है, मतलब वहां धांधली वो करेगा, आपको दबाव डालेगा एट्रोसिटी केस को कंप्रोमाइज करने के लिए। जब भी एट्रोसिटी होता है, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज तो नहीं करते, आपका एफआईआर ले जाते हैं। जब आप एफआईआर लिख के दे देते हैं तो वो ले जाता है, वो कभी भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं करता, क्योंकि उनका मंशा ये रहता है दबाव डालकर आपको क्या करेगा, वो कंप्रोमाइज में ले आएगा या केस वापसी करने के लिए वो दबाव डालेगा। जब ऐसा हो रहा है तो ये एट्रोसिटी एक्ट का खिलाफ होता है। आपको जानबूझकर दबाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ये भी एक अपराध का श्रेणी में आता है। यानी वो थानेदार जहां एफआईआर दिया गया है, दारोगा को जो एफआईआर दिया गया है, वो जानबूझकर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को कानून मालूम नहीं है, इसीलिए वो जान जाता है और आपके द्वारा दिया गया एफआईआर को वो एफआईआर दर्ज नहीं करता। तो इसीलिए साथियों, आप एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप एफआईआर रिपोर्ट करते हैं, तब महत्वपूर्ण सूचना ये है, जो रिपोर्ट आप लिख के थाने में दिए हैं, उनका फोटो कॉपी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। निःशुल्क एक कॉपी वो आपको देगा। आप वहां डटकर खड़ा होना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, सर मेरा एफआईआर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और निःशुल्क कॉपी मुझे दे दीजिए। कॉपी प्राप्त होने के बाद इतना कहते ही वो थोड़ा सोचने लगेगा, वो थोड़ा घबराएगा, वो सोचेगा ये व्यक्ति को कुछ मालूम है। वो जानता है भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है, एफआईआर देने के बाद उनको कॉपी मिलना उनका राइट है, उनका मौलिक अधिकार है, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसीलिए साथियों, एफआईआर देने का वक्त में डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी आप एफआईआर देने के जाते हैं, थानेदार है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी वो आपका टैक्स से सैलरी लेता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप थाने पर जाते हैं, वो आपको कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता, आपको कभी भी मिसबिहेव कर नहीं सकता। थाने में जाने के बाद वो आपको अच्छा से व्यवहार करेगा और आपका साथ बातचीत करेगा और उसके बाद वो एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक एफआईआर कॉपी दे देगा। ऐसा है पुलिस ऑफिसर का काम, और आपका काम है जो घटना घटा है सही जानकारी लिखित रूप से दे देना जरूरी है। जब आप लिखित रूप में दे नहीं पाते तो मौखिक रूप में भी देना है। जो मौखिक रूप में आप दे रहे हैं वो बात पुलिस वाले लिखेंगे या कोई भी स्क्राइबर लिखेगा। जब एफआईआर लिखने वाले होते हैं, इनको स्क्राइबर कहते हैं। जब स्क्राइबर आपका एफआईआर लिख रहा है, आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो दूसरे का द्वारा आप एफआईआर लिख रहे हैं, तो स्क्राइबर जब एफआईआर लिखता है, इतना ध्यान रखिए, वो स्क्राइबर एफआईआर का नीचे उनका नाम और पता लिखेगा और वो वहां का नीचे लिखेगा, मैं एफआईआर के बारे में पढ़ के समझा के और इनको सिग्नेचर दिया। नहीं तो ऐसे भी लिखा जाएगा, पढ़ने के बाद मेरे द्वारा बताया गया बात पढ़ा के सुनने के बाद समझकर मैंने सिग्नेचर दिया है। ऐसे आपको सिग्नेचर, ऐसे लिखने के बाद सिग्नेचर देना होगा या आपका थंब फिंगर डालना होगा। नहीं तो वो एफआईआर भी समटाइम कंट्राडिक्शन में आ सकता है। जब भी एफआईआर लिखा जाता है, पढ़े लिखे व्यक्ति एफआईआर वो खुद लिखेगा
और वो खुद दे देगा। जब कोई अनपढ़ व्यक्ति जाता है वो मौखिक बताता है, इसीलिए कोई सब्सक्राइबर का हेल्प लेना पड़ता है या कोई पुलिस ऑफिसर का हेल्प लेना पड़ता है। जब पुलिस या दरोगा या कांस्टेबल लिख रहा है या कोई भी सब्सक्राइबर थाने में लिख रहा है तो वो सब्सक्राइबर का नाम भी लिखा होगा एफआईआर में। उसके साथ साथ वहां लास्ट बॉटम लेवल में लिखा जाएगा पढ़ के पढ़ के सुनाया गया, और जो सुनने के बाद समझ कर अपना कंसंट्रेट ब्रेन में, सटीक ब्रेन में मैं ये सिग्नेचर दिया हूं, समझने के बाद ये सिग्नेचर दिया हूं या मैं दस्तखत किया हूं, जो लिखा गया है ये सत्य है, ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे और उसका नीचे जो लिखा है उनका भी सिग्नेचर होगा। वो ये प्लेन पेपर एफआईआर होता है। उसके बाद वो एफआईआर दे देने के बाद दारोगा का काम बनता है उसको रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एफआईआर कॉपी मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसा है हमारा एट्रोसिटी एक्ट बनाने से पहले ऐसे छोटे छोटे विषय के प्रति इंपोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं मैक्सिमम एट्रोसिटी केस कोर्ट में खड़ा हो नहीं पाता। खड़ा क्यों नहीं हो पाता? इसलिए हो नहीं पाता कि बिगिनिंग से ही हम शुरू से ही एफआईआर को खराब कर देते हैं और थाने में गए, बैठे 2 घंटा डिस्कशन करे, पुलिस वाला का साथ बातचीत किए, पुलिस को समझाए, उसके बाद मैंने लिखा। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट गए हैं, एफआईआर लिख के गए हैं, एफआईआर दे दिए, पुलिस का साथ कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। जब ऐसा प्रमाण हो जाता है तो एफआईआर डेलिबरेट हो जाएगा, तो एफआईआर भी स्टार्ट लेना बहुत कम होता है। इसलिए जो भी सब्सक्राइबर आपका लिखेगा, इतना ध्यान रखिए आप जो बोल रही है, आपका मुंह से जो बोल रही है वो बात वो लिखेगा। लिखावट खत्म होने के बाद वो फिर लिखेगा जो पीड़िता जो बताया मैंने वो लिखा, लिख के पढ़ के सुनाया, सुनने के बाद वो समझने के बाद अपना थंब फिंगर दिया या सिग्नेचर हुआ। इतना चीज को आप हर वक्त एफआईआर बनाते वक्त मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एफआईआर स्टार्ट नहीं होता है। सूचना आप किससे देना चाहिए? अपराध की प्रत्येक सूचना थाने अधिकारी को, जिसके पास थाने का चार्ज होता है, उससे ही दी जाती है एफआईआर। अब एफआईआर किसको देते हैं? थाने का अधिकारी को दिया जाता है, किंबा कोई भी व्यक्ति जब वहां थाना का इंचार्ज होता है उन्हें दिया जाता है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप एफआईआर देने के बाद एफआईआर को वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आजकल ऑनलाइन बन गया है, ऑनलाइन कॉपी आपको फ्री कॉपी वो देना और वो कॉपी आपको लेना चाहिए। पुलिस कभी कभी कह देते हैं बाद में आइए हम आपको कॉपी दे देंगे, ऐसा नहीं। एफआईआर हो गया, एफआईआर मतलब तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इमीडिएट देना पड़ता है, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसा नहीं है। एफआईआर दिया गया मतलब वो थानेदार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इमीडिएट एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कर देना है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद पीड़िता को तुरंत वो एफआईआर कॉपी भी दे देना है। सूचना कैसे दी जाती है आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मौखिक या लिखित दोनों तरफ होता है। जो एफआईआर होता है मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। सबसे बढ़िया है लिखित देना। जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो मौखिक देना। मौखिक देने का टाइम में जो जो व्यवस्था है मैंने आप लोग को बता दिया, और 2 तरह से रिपोर्ट दिया जाता है। आपको यदि मौखिक सूचना दी जाती है तो जो व्यक्ति को आप बता रहे हैं या आपका बताने के अनुसार वो लिखा जाएगा, थाने में लिखा जाएगा, या जिसको आप सूचना दे रहे हैं वो व्यक्ति लिखेगा। लिखने के बाद वो पढ़कर सुनाया जाता है। उसके बाद आपका सूचना देने वाला का हस्ताक्षर होता है और एफआईआर लिखने वाला का भी, जो लिख रहा है उनका भी सिग्नेचर होता है, उनका नाम पता दिया जाता है। मैंने आपको ये क्लियरली समझाया। इतना गलती कभी भी मत कीजिए। जब आप इतना ही एफआईआर देने के बाद आप मौखिक दे रहे हैं तो आपको पढ़ा के सुनाया नहीं गया और वो जो लिखा है उनका नाम नहीं है, एंडोर्समेंट वो करना पड़ेगा उनको।
उनका एंडोर्समेंट रहना बहुत जरूरी है। उनको स्क्राइबर भी कहते हैं, जो लिखता है। इतना होने से एफआईआर मजबूती होता है। और एफआईआर आप कभी भी टाइप राइटिंग करके मत दीजिए। जब आप टाइप राइटिंग करके दे रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रल एविडेंस भी देना पड़ता है कभी कभी। आजकल एविडेंस एक्ट के तहत 65B के तहत कुछ परिवर्तन हुआ है, तो हाथ से लिख के देना बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण सूचना यह है, सूचना देने वाले पढ़ना नहीं जानता है तो अपने साथ किसी कैसे ऐसे व्यक्ति को ले जाना चाहिए थाने पर जो पढ़ा लिखा है और जो आप बोलेंगे उनको वो लिख पाएगा और उस सूचना को लिखकर आपको दे सकता है। ऐसे लोगों को दे दीजिए और लेके जाइए थाने पर, वो मदद करेगा। नहीं तो आप बोल रहे और कुछ, वो लिख रहा है और कुछ, और आपको उनका मनगढ़ंत कहानी पढ़कर सुना देगा। आप सोचेंगे मैं जो बोला वही लिख रहा है, तो ये एफआईआर गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई अनपढ़ व्यक्ति एफआईआर देने के लिए जाता है, बहुजन समाज का लोगों, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोगों को इतना चौकन्ना हो जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोग को साथ में ले जाना चाहिए और एफआईआर को लिखना चाहिए। दारोगा या थानेदार या कोई स्क्राइबर का द्वारा एफआईआर लिखने से एट्रोसिटी एफआईआर वीक हो जाता है, क्योंकि वो जो लिख रहा है थानेदार वो आपका कम्युनिटी का नहीं होता है, या जो स्क्राइबर भी रहता है वो आपका कम्युनिटी का नहीं होता है। जब भी एट्रोसिटी केस बनता है तो सवर्ण लोग एट्रोसिटी को कमजोर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और इन लोगों का बीच में, अपनों का बीच में, उन लोगों का खुद का जो जनरल कम्युनिटी है उनका बीच में साठ गांठ है। इनका मकसद होता है हर हाल में एट्रोसिटी केस को कमजोर कर देना, ताकि कोर्ट में ये टिक ना पाए। तो एफआईआर देने का टाइम से ही हम लोगों को, प्रथम सूचना टाइम से ही पूरा तैयारी का साथ जाना है, पूरा तैयार करके एफआईआर को देना है, तब जाके एफआईआर मजबूत होगा। नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। कोर्ट में जब जेरा किया जाएगा, एडवोकेट उनका जेरा करेगा, डिफेंस लॉयर जेरा करेगा, जेरा का टाइम में एफआईआर ही स्टार्ट नहीं होगा। यानी एफआईआर स्टार्ट नहीं होगा मतलब एफआईआर डिसबिलीव हो जाएगा। वो जो एविडेंस एक्ट का तहत वो बिलीव में लेना चाहिए था, लेकिन वो डिसबिलीव हो जाएगा। जब एफआईआर डिसबिलीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली केस कमजोर हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन जब से शुरू होता है, वो कॉज ऑफ एक्शन को नजर में रखना है और एफआईआर को भी उसी हिसाब से तैयार करना है। कोई भरोसा नहीं स्क्राइबर का ऊपर, कोई भरोसा नहीं थाने में बैठे हुए कांस्टेबल का ऊपर, क्योंकि वो कभी भी एट्रोसिटी केस को एफआईआर देते वक्त सही से नहीं लिखेगा और इस जगह पर एट्रोसिटी फेल हो जाता है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना बहुत जरूरी है। आप मौखिक सूचना दे रहे या लिखित सूचना दे रहे, जो भी दे रहे वो सूचना को थाने में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जब थाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कुछ वक्त के बाद आइए रजिस्ट्रेशन करना है ऐसा बोलता है थानेदार, तो यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है, यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ी है। आपका एफआईआर को कमजोर करने के लिए कोशिश है, ये बात आपको समझना होगा। साथियों, मैंने आज आप लोगों को एफआईआर कैसे दिया जाता है, एफआईआर का कॉपी कैसे रखना है, एफआईआर कैसे लिखना है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को निःशुल्क में कैसे प्राप्त होता है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको जब वो थाने में दिया जाता है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। पुलिस थाने का अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के इनकार करने पर भी हम लोग यदि थाने पर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति उस सूचना को लिखित रूप में रजिस्टर करके डाक पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर करके पुलिस अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को भेज देना चाहिए। क्योंकि ना एफआईआर जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, थानेदार थाने में आपको मना कर रहा है, तो उनका अल्टरनेटिव वे होता है, जो एफआईआर उन्होंने रजिस्ट्री रिसीव नहीं किया उसी एफआईआर को आप पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, उनको
लिखित रूप से रजिस्टर्ड करके डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को वो एफआईआर भेज देना है। भेजने के बाद एक कॉपी आपको रखना होगा और पुलिस जब पोस्ट ऑफिस में आप रजिस्टर करते हैं उसमें एक रजिस्टर स्लिप मिलेगा, उनको भी रखना है, क्योंकि आने वाला कल इनको रेफरेंस करने के लिए आपको फायदा होगा। आपको फायदा होगा एविडेंस के रूप में आपको पुलिस अधीक्षक को दिखाने के लिए, या कोर्ट में भी जब कभी भी आप कंप्लेन केस भी कर सकते हैं। जब थाने में देने के बाद एफआईआर नहीं हुआ या पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ, तो ऐसे वक्त में ये कॉपियां आपको बहुत मदद करता है। डायरेक्ट कोर्ट में जब आप केस करने के लिए कोई एडवोकेट को, अधिवक्ता को लेके आप जाएंगे तो केस करने के लिए ये एविडेंस का रूप में आप दे सकते हैं आपका अधिवक्ता को। उनको देखकर वो 1cc यानी फर्स्ट कंप्लेन केस को कोर्ट में दायर करने के लिए आपको एक रास्ता भी खुल जाता है। जो पुलिस ऑफिसर आपको, हम जानते हैं एट्रोसिटी एक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए मना कर देते हैं, इसीलिए मैक्सिमम केस फेल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में आप लिखकर आप पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड पोस्ट में भी भेज सकते हैं, और भेजने के बाद पुलिस एक कॉपी रखना है, और रजिस्टर्ड टाइम में जो रसीद वो देता है वो रसीद को भी रखना है, क्योंकि ये आने वाला कल रेफरेंस हेतु आपको काम में आएगा। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें, और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।